नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज इंडिया टीवी के मेहता संवाद इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में कादिर पीरजादा साहब मौजूद हैं, जो सूरत के पूर्व मेयर रह चुके हैं। अगर बात करें पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी में उनका एक चेहरा है, उनका एक नाम है। उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से सूरत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फैलाया, शायद ही ऐसा कोई चेहरा होगा जो इस पार्टी में इस तरीके की चीजें करता हो। जी हाँ, वो यहाँ पे सामाजिक तौर पे अगर हम बात करें तो काफी अवेयरनेस लोगों में फैलाते हैं। उनकी कई चीजें जो है केवल भारत में ही नहीं, यहाँ भारत या विदेश की हम बात करें वहां पर भी फेमस है। जब सूरत में लोग आते हैं तो यहाँ पर कादिर साहब से मिलने जरूर आते हैं। सर, सबसे पहले आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते। सर, जिस तरीके से अगर हम कहते हैं कि उन दिनों को लोग याद करके फिर वहां पर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन आज आपसे जानेंगे, जब आप स्कूल में थे, जब आप छोटे थे, तो किस तरीके का बिहेवियर आपका था, लोगों से किस तरीके से मिलते थे आप? वैसे हमारे फोर फादर्स, ग्रैंडफादर, फादर सब पब्लिक लाइफ में थे और उसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक क्रांति रिवॉल्यूशन किया है जी। और पूर्व मोटा मियाँ मांगरोल गादी हमारी बहुत फेमस है, जहाँ पे हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम लोग दलित आदिवासी विकास, काऊ प्रोटेक्शन, काऊ पालो और हिंदू मुस्लिम एकता, हम इंसानियत की बात करते हैं। और उस वक्त में आज़ादी के पहले मेरे ग्रैंडफादर पीर मोटा मियाँ, जो यहाँ पे नवाब सचिन के साथ काम कर चुके थे जी। और जब वो गादी पे आए उन्होंने ये काम किया। उनके साथ साथ मेरे फादर और हम लोग, जब ये हमारा फैमिली ये काम करता था तो मेरे को भी बचपन में वही माहौल मिला जो हमारी फैमिली का हुआ करता था। लोगों को मिलना जुलना, सेवा करना, सेवा करते लोगों को देखना, और हमारे फादर भी पब्लिक लाइफ में भी थे। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जेनेटिक ब्लड में आ चुकी थी। जी सर, कॉलेज टाइम की अगर हम बात करें तो किस तरीके का आपका एजुकेशन वगैरह किस तरीके से हुआ, कहाँ पर आपने एजुकेशन लिया है? मैं पहले आपको बताऊं, स्कूल में था जब भी मेरे को लीडरशिप करना चाहिए ऐसा लग रहा था जी। और जो ब्लड में भी था। तो जब मैं कॉलेज में था तो सूरत में बहुत फेमस जगह थी सूरत विद्यार्थी संघ, जो स्टूडेंट मूवमेंट चलाता था, उसमें मैं सेक्रेटरी बना। उसके बाद मैं जब कॉलेज में आया तो मेरी कॉलेज थी MTB आर्ट्स कॉलेज, वीर नर्मद यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर मैं GS बना, जनरल सेक्रेटरी चुन के आया। और उसी दौरान पे नवनिर्माण हुआ था 74 में। वो नवनिर्माण में आपको पता होगा कि महंगाई के सामने यंग बच्चों को ऐसा लगा था कि हमारा फूड बिल ज़्यादा आ रहा है, कुछ महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। उसके सामने ये मूवमेंट चली और उस वक्त हमारे सारे साउथ गुजरात और गुजरात के लड़कों ने स्ट्राइक की थी, कॉलेज बंद कर दी थी। और आपको पता होगा ये जयप्रकाश नारायण मूवमेंट थी जी। और उस वक्त हम लोगों ने सबने स्ट्राइक करके नवनिर्माण मूवमेंट की। और उस टाइम की जो सरकार थी, चिमन भाई पटेल की सरकार, उसके सामने सारे छात्रों ने मिलकर आवाज उठाई और वो आवाज इतनी बुलंद हुई कि वो दिल्ली तक चली और इंदिरा जी के पास तक गई, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और वो नवनिर्माण की मूवमेंट में आई वॉज वेरी एक्टिव। मैंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उस वक्त मैं कम से कम 16 मरतबा मेरी यहाँ पे धरपकड़ हो चुकी थी। उसके बाद साबरमती सेंट्रल जेल गए थे, बड़ौदा सेंट्रल जेल में भी रहे थे। और जब यहाँ से हमने डीलक्स हाईजैक किया तो डीलक्स हाईजैक करके जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में हमको अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। तो आई वॉज देयर अंडर डिटेंशन फॉर 8 to 10 days इन तिहाड़ जेल ऑल्सो। जब गवर्नमेंट को जाना पड़ा, जब हम लोग सूरत आए जेल में से वापस छूट के, तो उस जमाने में 1 लाख आदमी सूरत के स्टेशन पे होगा जो हमको रिसीव करने आया था। और वही मूवमेंट थी जब से हम लोगों ने लीडरशिप में ज़्यादा हिस्सा लिया और लीडरशिप जिसको कह सकते कि एस्टैब्लिश हुई। और उस वक्त से हम छात्र लीडर से बने। हमको कॉरपोरेशन के चुनाव में टिकट दी गई। उस जमाने में जनता मोर्चा हुआ करता था, मोरारजी भाई के साथ में काम करता था एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस। उन्होंने मुझे बुला के टिकट दिया। मैं पहला ऐसा छात्र था कि जो फर्स्ट ईयर BA में पढ़ता था
और कॉरपोरेशन में चुन के आ गया जी। और आई वॉज यंगेस्ट काउंसिलर एट दैट टाइम। तो इसी तरह से मेरा ये राजकीय सफर शुरू हो गया। मैं कॉरपोरेशन में गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं सांस्कृतिक कमेटी का चेयरमैन बना। सांस्कृतिक कमेटी में उस जमाने में बहुत एक्टिविटी होती थी, क्योंकि सूरत आपको मालूम है नर्मद का सिटी है, कल्चर है यहाँ पे। और उस जमाने में संजीव कुमार साहब जो सूरत से ताल्लुक रखते थे जी। उनको नेशनल अवार्ड मिला था दस्तक फिल्म में। तो संजीव कुमार साहब का ऑनर करना चाहिए, ऐसा कॉरपोरेशन ने जब रिजॉल्व किया, देन आई अप्रोच हिम। तो उन्होंने बोला मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन हमारे साथ आप किसको रखेंगे, अब राज साहब को बताइए। जब मैंने राज कपूर साहब को अप्रोच किया और राज कपूर साहब आना एग्री हो गए। और उस ज़माने में सूरत में न कोई होटल थी, न कोई फ्लाइट थी। राज साहब और संजीव साहब और उनका पूरा परिवार डीलक्स में आया और यहाँ पे हमने उनका ऑनर किया और हमारा सफ़र आगे गया। उसके बाद कॉरपोरेशन में वाटर वर्क्स कमेटी का चेयरमैन बना। उस ज़माने में थोड़ी स्कैरसिटी थी पानी की, वो प्लानिंग किया। उस ज़माने में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जब मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बुला करके हमने सूरत में नई लाइन इरेक्ट की थी 48 की, जिसमें पानी का समस्या दूर हो सकती थी। और हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया था, तो वो काम किया। और फिर स्टैंडिंग कमेटी में आया। उसके बाद समझो स्टैंडिंग कमेटी से आगे चलते चलते मेरा काम आगे चला। जी सर, मतलब ये कह सकते हैं कि कॉलेज समय से ही लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे बुजुर्गों की आशीर्वाद भी थे, दुआएं भी थी, और उसी तरह से मैंने काम किया। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जो मेरी फैमिली ने काम किया उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम किया। और सूरत शहर में उसी वक्त बहुत सी संस्थाओं में मैंने काम किया। आपको मालूम है जेसीस जो है वो लीडरशिप डेवलपमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है जी। वो जेसीस के अंदर मैं प्रेसिडेंट बना। मैं कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना, वो भी यंगेस्ट था। और उसके बाद मैं 87-88 में आई बिकेम मेयर ऑफ सूरत सिटी। और वो भी रिकॉर्ड है कि मैं यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया वो ज़माने में था। अभी तो खैर नए लड़के डेवलप हो रहे हैं और सारी लीडरशिप चल रही है, लेकिन 88 में जब मैं सूरत शहर का मेयर बना तो मेरी एज उस टाइम पे शायद 32 साल की थी। और मैंने 20-22 साल सूरत कॉरपोरेशन में काम किया जी। तो हम लोगों ने जो काम किया है वो खास तौर पे व्यसन मुक्ति। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग टोबैको यूज करते हैं, जो लोग अपने आप को व्यसन में रखते हैं, खत्म कर देते हैं, फ्यूचर खराब कर रहे हैं, फ्यूचर खराब करते हैं, यंग जनरेशन खराब कर रहे थे। यहाँ पे ताड़ी, बियर, शराब, सिगरेट पीना, तम्बाकू, गुटखा, तो हम लोगों ने वो काम बहुत उठाया था और मेरे बाप दादा ने ये काम किया था, मैं भी आज कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। पीरजादा साहब से हम लगातार यूं ही बात करते रहेंगे, लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पीरजादा साहब जिस तरीके से हमारे साथ बने हुए हैं, सर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके कॉलेज समय की अगर हम बात करें तो बाकी स्टूडेंट्स में और आप में क्या फर्क है? क्या उन्हीं की तरह आप भी उस एक्टिविटीज में हिस्सा लिया करते थे? बिल्कुल, कॉलेज लाइफ खूब एंजॉय किया, लीडरशिप भी किया, काम भी किया, पढ़ाई भी की। और उस ज़माने में इतनी कल्चरल एक्टिविटी होती थी, समझो ड्रामा कंपटीशन, तो उसमें बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। म्यूजिकल इवनिंग में गाते थे, फेस्टिवल में गाते थे, तो कल्चरल एक्टिविटी भी काफ़ी की, सोशल एक्टिविटी भी काफ़ी की और लीडरशिप भी की जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, LLB किया। प्रैक्टिस करने जाना था लेकिन बहुत जल्दी पब्लिक लाइफ में आने के वजह से वकालत के लिए जा नहीं सके, वकालत का पढ़े ज़रूर। जी। उस ज़माने में जब हम लोग आए तो लोगों को बड़ी उम्मीदें लगी थी कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार के सामने लड़के आए। जी। नवनिर्माण उसको बोलते थे, नया कुछ करेंगे, नवनिर्माण करेंगे। JP की मूवमेंट चलती थी, हम लोग पटना गए तो यंग लीडरशिप को आने का मौका भी मिला और लोगों को ऐसा लगा कि कुछ नया भारत बन रहा है। जी। और ये जो आप आज देख रहे हैं उसी तरह से उसी ज़माने में ये सारी एक्टिविटी हम लोगों ने की है
खास तौर पे सिटी में भी जब मेरे को लीडरशिप मिली जी तो अलग अलग जगह पे मैंने अपना काम किया। सूरत में गैस लाइन नहीं थी, तो जब मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बना तो कर्नल वही को मिलके सूरत में गैस आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया। इंडोर स्टेडियम बनाया, सारे वार्ड्स अलग अलग एरिया जो थे उसके वार्ड बनाए। मतलब जब डेवलपमेंट का काम शुरू किया तो डेवलपमेंट शुरू किया, नए ब्रिज का काम किया, इंडोर स्टेडियम का काम किया। उस जमाने में मुझे अहमद पटेल साहब का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, जिनाभाई दर्जी का, सीडी पटेल साहब जो हमारे यहाँ के गृह मंत्री भी रह चुके, सूरत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके। और उस जमाने में मुरारजी भाई के ज़माने में जब मुरारजी भाई का इतना सपोर्ट मिला, जब जनता दल में हम लोग थे जी संस्था कांग्रेस पुरानी हुआ करती थी, मुरारजी भाई के साथ पुराने लोग थे सूरत में, पोपट भाई व्यास और शंभू भाई पटेल वगैरह से काम करने का मौका मिला। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे मुझे सब तरफ से समर्थन मिला जी और खूब अच्छा लगा अलग अलग एक्टिविटी में काम करते करते। लेकिन मेन बात ये थी कि हमारे फादर ग्रैंडफादर ने ये सिखाया था कि सब भी करो लेकिन सबसे अच्छे इंसान बनो। जी और मुझे ये काम आगे चलते, जब मैं सुनील दत्त साहब से उनके साथ मैं प्रचार में जाता था, हेलीकॉप्टरों में घूमते थे, तो दत्त साहब को मैं देखता था तो वो भी ऐसी जब इंसानियत की बात करते थे, राजेश पायलट जी, माधवराव सिंधिया जी, राजीव जी के ज़माने में राजीव जी सब यंग लोगों को बहुत एनकरेज करते थे और राजीव जी ने हमको एनकरेज किया, इतना जल्दी मेयर बनाया। जब वो सारे ब्लेसिंग जो है वो एआईसीसी का होता है कि जब वो लोग देखते हैं कि कोई आदमी काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो सारे सीनियरों को बोल दिया था राजीव जी ने कि इनको सपोर्ट करो। और उसके बाद जब काम करने का मौका मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं। मुझे आपको एक दो इंसिडेंट ऐसे बताने हैं कि जिसके अंदर मुझे बहुत ट्रेजिक लगा। एक इंसिडेंट ऐसा है कि सूरत में एक रायट हुआ, कम्युनल टेंशन हुआ, सूरत में रेल आई, लोग परेशान होते हैं, उसमें बीच में जाके हम लोगों के पास गए, लोगों को निकाला, लोगों की डेड बॉडियों को बरी किया, हॉस्पिटल गए। और दूसरा इंसिडेंट हुआ था कच्छ में, जब अर्थक्वेक आया, जब धरतीकंप हुआ, हम लोग 27 को दोपहर में यहाँ से निकले और लेट सुबह 27 को 28 को उधर पहुंचे तो सारा कच्छ कोलैप्स हो चुका था, किधर जाएं। हम लोग कुछ 4-5 ट्रक लेके गए थे और जब वहां देखा तो सारा लोग परेशान, बॉडी है, डेड बॉडी है, निकल नहीं रही है, बदबू आ रही है, सब परेशान है, ना खाना है ना पीना है। तो हम लोग उधर एक महीना रहे, अहमद पटेल साहब के साथ कांग्रेस का एक कैंप लगाया और सोनिया गांधी जी को वहां पे बुलाया और सोनिया जी ने वहां पे आके 3 रोज रह के कुछ गांव दत्तक लिए। उसमें भूज और गांधीधाम में मैंने भी बहुत, मेरे से जितना बन सका एक इंसान के नाते, 1 महीना रह के वहाँ काम किया। इतनी सर्दी थी, जब कोई परेशानी होती है उस टाइम पे आप देखेंगे, आपको पता चलेगा ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, इंसानियत होती है। और उस टाइम पे भी मुझे याद है कि दलित गरीब लोगों को कच्छ के अंदर दूर दूर एरियाओं में उनका रहना नहीं था, उनका खाना नहीं था, उनको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था। तो ये सारी एक्टिविटी हम लोग करते थे, ये सारा काम करने का मौका हमको मिला। कोई भी इंसान आप देखिए हमेशा पावर में नहीं रह सकता, उसको कभी कभी मौका मिलता है और जब मौका मिलता है तो उसको वो काम करना चाहिए जो लोकतंत्र में आपके पास लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हुए होते हैं और आप उनको जब बताते हो हम ये करेंगे वो करेंगे और आप काम नहीं कर सकते तो उस वक्त बड़ा दर्द होता है लोगों को। और आज मुझे बताते ये खुशी होती है कि न सिर्फ मैं पॉलिटिक्स में काम करता हूँ, मैं सोशल लाइफ में भी इतना ही काम करता हूँ। मैंने अपनी एक हॉस्पिटल बनाई थी, सूफी सार्वजनिक हॉस्पिटल, जिसका मैं चेयरमैन रहा था, बाद में मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्कूल बनाई थी। जब हम लोग दिलीप कुमार साहब को मिलने गए थे कि हमको एक सूरत में स्कूल बनाना है, तो उन्होंने बोला कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, आप तो यंग लड़के हो। तो हम लोगों ने बताया कि साहब हमारा ये प्लान है, एक जगह हमने देखी हुई है। बोला आप कितना पैसा इकट्ठा करोगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने एनकरेज किया। 1 साल के बाद की तारीख दी, वो आए और यहाँ पे सूरत यंग मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन के बैनर के नीचे हम लोगों ने एक स्कूल बनाया जिसमें पहले 300-400 बच्चे पढ़ते थे। आज कम से कम 5000 बच्चे 3 मीडियम में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा मेरा जो
पैशन है, जो मुझे काम करना है, वो मेरे ग्रैंडफादर ने जो किया था जी कि उन्होंने काऊ प्रोटेक्शन का काम किया और गाय पालने का काम किया। हम लोग दलित के बीच में जाते हैं, दलित लोग इकट्ठा होते हैं, दलित लोग वहां भजन करते हैं, दलित लोग के साथ हम सत्संग करते हैं और उनके बीच में जाके हम लोग 2-2, 3-3 रोज वी स्टे विद देम। जी ऐसा नहीं कि हम लोग गए, उनको टच करा और चले। और ये काम आज हम नहीं कर रहे हैं, जी ये काम मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर और मेरे फादर और हम लोग कर रहे हैं। मुझे आपको इन्फॉर्म करते ये खुशी होती है कि बहुत जल्द इकलबारा में मैं गौशाला बना रहा हूँ। मैंने जमीन वमीन खरीद ली है। उस टाइम पे मोरारी बापू के सामने पंचायत ने ठहराव किया था, लेकिन सरकार ने मुझे जगह नहीं दी। खैर कोई बात नहीं, हम अपने खुद जगह लेंगे, हम वहाँ गौशाला बनाएंगे, काऊ का प्रोटेक्शन करेंगे। हम कम्युनल हार्मनी के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए काम करते करेंगे। मैं खास तौर पे आपको बता दूं कि मुझे हैंडीकैप जो लोग हैं उनसे बड़ी हमदर्दी है, इसके लिए कि ऊपर वाले ने हमको हाथ, पैर, आंख सब कुछ दिया है। जिसके पास नहीं है तो उनके लिए काम करना चाहिए, ब्लाइंड के लिए काम करना चाहिए। और जिंदगी बहुत छोटी है, लाइफ का स्पान बहुत कम है, उसमें आप कितना काम करते हैं, लेकिन यही आपकी खुशबू है जिससे आपको लोग याद करेंगे। और मैं वही काम करना चाहता हूं कि जो मेरे फोर फादर्स ने किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं पीरजादा साहब की जो सोच है वो अन्य नेताओं से अलग है, क्योंकि उनकी सोच ही उनकी पहचान है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके पीरजादा साहब ने एक नेताओं की जो परिभाषा है वो यहाँ पर बदल दी, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस जैसी पार्टी को सर आपने सूरत में काफी फैलाया, उसे एक नया चेहरा दिया, किस तरीके से पॉसिबल था आपके लिए, क्योंकि कम एज में इतना सारा चीजें कर पाना आज लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता है। मैं पुराना जो लीडर्स मेरे फादर रह चुके, ग्रैंडफादर, उनको देखा और उनको मैंने पूछा आपको क्या लगा, तो उन्होंने जब बताया कि भाई आज़ादी के पहले हम लोग क्या काम करते थे, महात्मा गांधी के साथ काम किया, मेरा फादर वाज फ्रीडम फाइटर, जब उन्होंने बताया और मुझे जब लगा कि ऐसे नेता लोग हैं जिनको फॉलो करना चाहिए आज की दुनिया में, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड ग्रेटेस्ट डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैं आपको सच बताता हूं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हिंदुस्तान में न होते और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन उनकी लीडरशिप में हमको नहीं मिला होता, तो हिंदुस्तान का जो आज पिक्चर है, जो हिंदुस्तान आज लग रहा है, वो कुछ अलग होता। क्यों कि दलित को, पिछड़े को, दबे हुए को अरे अछूत मानते थे लोग। इंसान को टच नहीं करता था, इंसान को मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। ये काम जो किया वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। आज भी गांव में आप देखेंगे तो एरिया अलग, आज भी देखेंगे तो दलित से बात करने का रास्ता अलग, आज भी आप देखेंगे तो उनको कंसिडरेशन में लेने में तकलीफ पड़ती है जी। ये तो जब होता है जब ये डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अब सबको कंपल्सन हो गया कि आपको पंचायत में जगह मिलेगी, आपको असेंबली में जगह मिलेगी, आपको कॉरपोरेशन में जगह मिलेगी, आपको पार्लियामेंट में जगह मिलेगी, आपको राष्ट्रपति बना सकते हैं। क्यों कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने वो कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत कर दिया कि आज सारा हिंदुस्तान उसको फॉलो कर रहा है जी। और यही वजह है कि अब मैं देख रहा हूं कि यंग बच्चे दलितों के आगे आ रहे हैं, महिलाएं आगे आ रही है, आईपीएस आईएएस हो रहे हैं लोग जी। ये सारा जो है उसके लिए हिंदुस्तान में हम सब डॉक्टर अंबेडकर साहब को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को याद करेंगे। यहाँ पे हम लोग जब इकट्ठा होते हैं, गणपति में यहाँ 50,000 आदमी होता है जी। लेकिन हमारे स्वामी अमरीशानंद महाराज का हम स्वागत करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं। ताजिया होता है तो वो हमारे साथ चलते हैं। सर उरूस आप बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरीके काफी अलग लगता है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते जा रहे हैं, लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा क्या है इसमें? उसके पीछे एक भावना है, उसके पीछे आध्यात्मिक
कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है। जी हमारे फोर फादर्स ने जब ये काम किया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तो कोई राजनीति नहीं थी जी या उनको कोई जरूरत नहीं, तो फकीर लोग थे। जब हमारे ग्रैंडफादर एकलबारा में 300 साल पहले आए, जब उन्होंने देखा तो ये काम उन्होंने किया। जब आध्यात्मिक लीडर थे वो, जब पढ़ते थे तो उन्होंने पत्थर के पोठिए को घास खिला के जिंदा कर दिया। आज भी उनकी बात एकलबारा में भी है जी और शादा में भी है, जी महाराष्ट्र में जी लोग ये बात जानते हैं वहां। तो ये जो स्पिरिचुअल लीडर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, जी वो सिलसिले से हमें, जी और उनके सिलसिले से आगे चलो तो मेरे ग्रैंडफादर आते हैं कयामुद्दीन दादा चिश्ती, पीर मोटा जी। मियाँ। उन लोगों ने आध्यात्मिक काम किया, अपने आप को ऊपर वाले से जोड़ा, जी और उसके बाद ये गरीब लोगों की आस्था उनमें आई। जी तो आज आप देखेंगे कि उर्स के अंदर कोई जगह पे आप एक साल में 500 आदमी इकट्ठा कर सकते हैं, जी या पॉलिटिकल मीटिंग देखेंगे तो सब आप सबको भर के ले जाते हैं, जी, ये जी। करते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ ये आलम है कि 50,000 60,000 आदमी बढ़ता जाता है, जी। लाख लाख आदमी होता है। अच्छा, दलितों के बीच में जाते हैं हम लोग, दलितों के बीच में हम लोग जब ये सत्संग करते हैं, उनको समझाते हैं, तो 50-50 हजार दलित होते हैं जी। उर्सों में, संदल में। हम्म तो जो आप ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में देखते हैं, जी और जो आप बाबा फरीद के दरबार में देखते हैं, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आप देखते हैं, और जो आप मखदूम शाह बाबा में देखते हैं, जी ऐसा ही आलम हमारे यहाँ होता है। जी सर, लेकिन यहाँ पे दलित भी, खाली मुस्लिम समुदाय नहीं, दलित भी ही यहाँ ज्यादा पे है, ज्यादा वो रहते हमको हैं। उसका प्राउड है, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने उनके साथ दिल से दिल मिला के काम किया। जब उनके घरों में बिजली नहीं होती थी, जब उनके घर में पानी नहीं होता था, जी। जब मच्छर परेशान करते थे, उनके बीच में हमारे फोर फादर्स रहते थे जी और उनके साथ नाता, उनके साथ रिश्ता बनाते थे। जी वो रिश्ता हमने बना के रखा है, वो रिश्ता हम बनाएंगे, वो रिश्ता बन रहा है। और वो जो जुड़ाव है, उसी वजह से दलितों का इतना प्यार हमारे पे है, आदिवासी का इतना प्यार हमारे पे है, और हम भी चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। और जब तक के जिएंगे, जब तक के आखिरी सांस रहेगी, हम लोग दलितों का काम करेंगे। जी सर, अगर आज यंग जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसमें ना होके भी वो उसमें फ्यूचर बनाए, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की राजनीति उनके अंदर होनी चाहिए लोगों की भलाई को लेकर? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसको फॉलो करना मांगते हैं। आप अपने आप अगर महात्मा गांधी जी को या बाबा साहब आम्बेडकर को, उनकी आइडियोलॉजी को दिमाग में रख के फॉलो करेंगे, तो वो जमाने को याद रख के अगर आप काम करेंगे और अपनी आइडियोलॉजी बनाएंगे कि राजनीति जरूर करना, हर इंसान को शौक होता है कि भाई मैं कोई बड़ा लीडर बनूं, जी। या मैं मेयर बनूं, या मैं कोई असेंबली का मेंबर बनूं, लेकिन इतनी शॉर्टकट से नहीं होता है वो। उसके लिए आपको पब्लिक में जाना पड़ता है, पब्लिक के काम करने पड़ते हैं, गरीबों के बीच में जाना पड़ता है। आप कई समस्याएं लोगों की है, वो समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हक के लिए, उनके ऊपर जो एट्रोसिटी होती है, जी पुलिस का जो जुल्म होता है, वो सिस्टम में से बाहर आके आपके लोगों का काम करना पड़ेगा। और यंग लोगों को तो मैं खास बोलता हूं कि अपने सामने आप रखिए जी आइडियोलॉजी, और सबसे बड़ा काम है आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो अपनी बात है, जी लेकिन आप ऐसा काम करिए कि जिसके अंदर सबसे बेहतरीन इंसानियत हो। जी आप इंसान को प्यार करेगा, सारा रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जी। और उसमें हमारे फोर फादर्स ने किताब लिखी है, बहुत किताबें लिखी है, जी लेकिन नूरे रोशन एक बहुत बड़ी किताब है, जो आध्यात्मिक किताब है, जी जो इंसान को इंसान बनने पे या ऊपर वाले की राह में जाने के लिए एक रास्ता बताती है। तो ऐसा कई काम हम लोगों ने किया है, और आप लोगों का जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है और सही मैसेज, क्योंकि इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ कई लोग हैं, कई जबानें हैं, कई कलर है, अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपनी ट्रेडिशन है, अपना अपना कल्चर है, लेकिन विविधता में एकता। जी सर, पॉलिटिकल चीजें तो आप तो कर ही रहे थे, लेकिन सोशल जो चीजें हैं वो भी काफी दौर में आप कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगातार पारंपरिक तौर पे अगर हम कहें तो आपके ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर आप लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो इससे क्या लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? नहीं, हमको ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत है।
और पॉलिटिकल पार्टी भी यही काम करे, सोशल लोग सभी काम करते हैं। आप जी। देखो कितने एनजीओ काम करते हैं, स्वामीनारायण का ग्रुप काम करता है, हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे बड़े बड़े इदारे वो काम करते हैं, एजुकेशन के इदारे काम करते हैं, अंजुमनें काम करती है, दलित के बड़े बड़े कितने बड़े बड़े ग्रुप काम करते हैं। अभी ये जो काम है वो काम सबको करना है, और पर्टिकुलरली एजुकेशन, जी यंग लोगों को अगर एजुकेशन दिया जाएगा तो सारा जो अंधश्रद्धा है उससे पहले तो निकलती है। जी दूसरा जो आप पढ़ते हैं हम पेपरों में रोज, एट्रोसिटी होती है, जुल्म होता है, जी भाई लड़कियों को ये कर दिया, रेप कर दिया, ये पहनना चाहिए। आप अपने आप को एजुकेट करोगे जी और एजुकेशन जब मिलेगा उससे एक ताकत मिलेगी। जी और सोशल वर्क में ऐसा है कि आप अभी भी आप सिविल में जाओगे, एक इंसान को देखोगे, गरीब आदमी को आज भी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जी तो वो बेचारा क्या करेगा। सूरत में प्लेग आया था, आपको मालूम होगा, प्लेग चला था। जी प्लेग के टाइम पे हम लोग को डर लगता था, क्योंकि लोग बोले सूरत छोड़ जाओ। हमने बोला कि सूरत छोड़ने से तो मरना बेहतर है। जी सूरत में हम लोग रहे। उस जमाने में वो टेट्रासाइक्लिन की टैबलेट आती थी, लोग उसको खाते थे तो जिससे आपको प्रतिकार शक्ति बढ़ जाए और जी। आपको प्लेग नहीं हो। तो हम लोगों ने वो खा के भी जी। प्लेग में जाके लोगों के बीच में जाके रास्तों पे काम किया है। तो मैं तो यही कहता हूं कि अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी और दूसरी बात है कि भाई लोगों का काम करो। जी आज बरगलाना है, लोगों को भड़काना है, लोगों को मारना है, बड़ी बड़ी बातें करना है, वो तो बहुत इजी है। जी नशा पिला के गिराना तो सबको आता है यारो, जी मजा तो जब है जब गिरते को थाम ले। सब अपने अपने मजहब को प्यार करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके मजहब को मैं प्यार करूं, मेरे मजहब को आप प्यार जी करो। हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत से मजहब है। जब दलित एक मुस्लिम को प्यार करे, एक मुस्लिम हिंदू को प्यार करे, एक हिंदू क्रिश्चियन को प्यार करे, और उनके जो कल्चरल, सिख लोग, उनके कल्चरल एक्टिविटी में जाके आप काम करोगे तो आपको अपने आप सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सर, आपके संत महात्माओं की जो दरगाह है वो कहाँ कहाँ पर है? हमारा जो गेट है जिसको बोलते हैं पहली दरगाह, जो है 350 साल पहले, वो है कड़ी में। जी उसके बाद मैंने आपको बताया जिसने नूरे रोशन किताब लिखी है, जिसने पत्थर के पोठिए को घास खिलाई है, जी जिसने जिंदा मछलियाँ जोड़ी है, वो थे हजरत दादा कयामुद्दीन चिश्ती। उनका मज़ार है एकलबारा नियर बरोड़ा, जी जहाँ पे हमने मोरारी बापू को और राज्यपाल को और द्वारकेश लाल महाराज को बुला के हमने वहाँ एक्टिविटी की है। और दूसरी बड़ी दरगाह है मोटा मियाँ मांगरोल और झगड़िया और पालेज। जी सर, आपका आवाज़ इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जो साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल सर, इसी तरीके से अन्य लोगों से भी हम मिलते रहेंगे जो समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। आवाज़ इंडिया टीवी से जुड़े रहिए और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।